हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है और उससे रिलेटेड डिजीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 2 में डिस्कशन की गई है। तो चलिए हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड ब्लड आल्सो। Heart is the vital organ in the body which is pump the blood and blood are flow through the vessels in whole body। तो सबको पता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड, तीन चीज़ें क्या होती है, इंक्लूड होती हैं। उसके बाद से जो हार्ट हमारा होता है वो पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पंप करता है, और ब्लड जो होता है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इतना इंट्रोडक्शन आप उसमें लिखेंगे। देन एनी ऑब्स्ट्रक्शन और मैनिफेस्टेशन अकर्स इन द हार्ट आर ब्लड वेसल देन इट लीड्स टू द मेनी ऑफ द प्रॉब्लम। अगर हार्ट में या ब्लड वेसल्स में कोई भी मैनिफेस्टेशन होता है या कोई इन्फेक्शंस होता है या कोई इसी प्रकार की का रुकावट आती है तो वो लीड्स करेगा किसी डिजीज़ के लिए, उसकी वजह से कोई डिजीज होगी और वो उसे ही हम क्या बोलेंगे, हार्ट से रिलेटेड डिजीज बोलेंगे। डिजीज अफेक्टिंग द हार्ट में भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली। तो जो भी डिजीज हो रही है, यानी कि जो भी हार्ट में डिजीज हो रही है वो में भी स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली हो सकती है। हो सकता है कि हार्ट के स्ट्रक्चर को वो स्ट्रक्चरल में कोई ना कोई चेंजेस लाए। जैसे मान लो कि हार्ट, आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ा है कि ब्लड भी आता है और हार्ट भी आता है। अगर मान लो कोई उससे रिलेटेड डिजीज हुई तो हो सकता है कि जो ब्लड वेसल्स की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाए या ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग आ जाए, तो उसकी स्ट्रक्चरल चेंज हो जाए। फंक्शनल मीन्स क्या हो सकता है, जो उसकी एक्टिविटी है। जैसे मान लो कोई हार्ट में कोई डिजीज हो गई तो हार्ट से जो उसका फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है मीन्स 72 बीट पर मिनट उसका क्या होता है, बीट होता है। तो हो सकता है अगर कोई मैनिफेस्टेशन आ जाए तो वो डिफरेंट चेंज हो सकता है, तो उसे फंक्शनली हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे देख एनीथिंग that damage the heart, make it less efficient, reduce its ability and fill and pump or decrease the heart supply of oxygen, will disrupt the coordinated relationship between the heart, kidney and blood vessels and will harm not only the heart but the rest of the body as well। अगर कोई भी हार्ट में कोई भी डैमेजेस आता है तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हमारी बॉडी में और जो ब्लड की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, रेड्यूस हो जाएगी। क्योंकि अगर ब्लड में कोई भी मैनिफेस्टेशन आता है तो वो पंप ब्लड को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा, जिससे कि हमारी बॉडीज़ में जो ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई है वो रेड्यूस हो जाएगी। और उसकी उस सप्लाई की वजह से, रेड्यूस होने की वजह से किडनी डिजीज़, ब्लड वेसल्स डिजीज़, लंग्स डिजीज़ एंड अदर ऑर्गनल डिजीज़ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। और आप जब भी लिखोगे, आपको जब भी इससे रिलेटेड डिजीज लिखने को आए तो आप इंट्रो में आप इतने पॉइंट्स मिनिमम आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करेंगे डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले डिजीज इसमें है क्लिनिकल कंसीडरेशन में, इसमें कौन कौन सी डिजीज पढ़ना है हमें। हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ना है, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हाइपरलिपिडेमिया एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ये सारी ये 5 डिजीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक डिजीज है जो कि आप लोगों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि फार्मेसी फील्ड में है तो ये 5 डिजीज बहुत बेसिक डिजीज है जो कि आप लोगों को हमेशा याद रखनी होगी और इसी बेसिस पे सारी डिजीज को हम डायग्नोस भी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका रीजन क्या होता है, हार्ट डिजीज कैसे होता है, किस पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं। तो अल्कोहल यूज, कोकाइन यूज, स्मोक, एथेरोस्क्लेरोसिस, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, इंजरी और ट्रॉमा कंडीशन, थायराइड डिसफंक्शंस, टॉक्सिन लाइक मर्क्यूरी, केमोथेरेपी, ड्रग लाइक HIV, एड्स ड्रग्स, अनबैलेंस डाइट, हाई इन फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, एनाबॉलिक स्टेरॉयडल यूज, ऑटोइम्यून कंडीशन, कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, डायबिटिक एंड एनाबॉलिक स्टेरॉयडल यूज। तो ये सारी चीज़ें इसके क्या हैं, ये सारी चीज़ें फैक्टर हैं जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हमें हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। तो जनरली आप सभी लोगों को पता होगा हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज द हाई ब्लड प्रेशर देन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन हम कब बोलते हैं, जब हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं हाइपरटेंशन। चलिए हम बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू की। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए,
वो वेरी कर सकती है 110 टू 140 mm ऑफ Hg। इसके बीच में अगर सिस्टोलिक प्रेशर आपको मिलता है तो उसे आप क्या कंसिडर करेंगे, नॉर्मल वैल्यू कंसिडर करेंगे। जबकि डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 60 टू 80 mm ऑफ Hg, अगर आपको 60 टू 80 mm ऑफ Hg अगर मिलता है तो उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर की नॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं। ये हो गई नॉर्मल कंडीशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर व्हेन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर रिमेन एलिवेटेड अबव द 150 mm ऑफ Hg एंड 90 mm ऑफ Hg रेस्पेक्टिवली, देन कंसीडर्ड एज द हाइपरटेंशन। जब ये वैल्यू 140 से ज़्यादा हो जाए और 80 से ज़्यादा हो जाए, यानी 90 से एबव होने लगे, तो आप कंसीडर करेंगे हाइपरटेंशन कंडीशन। तभी हम उसको बोल सकते हैं हाइपरटेंशन कंडीशंस। जब भी आप क्लिनिकल डायग्नोसिस करें या ब्लड प्रेशर मेजर करें, अगर 150 टू एबव जा रहा है तो इसका मतलब है कि हाइपरटेंशन की कंडीशन आ गई है। और जब लोअर जो डायस्टोलिक प्रेशर है अगर वो 90 एबव हो रहा है तो उसे भी हम कंसीडर करेंगे हाइपरटेंशन के अंतर्गत। कॉमनली देयर इज इंक्रीज ओनली इन द सिस्टोलिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड एज द सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो जनरली हम क्या करते हैं, मेजरमेंट के दौरान हम सिस्टोलिक प्रेशर को ज़्यादा कंसीडर करते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। और यही क्लिनिकली ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। तो कितने टाइप का हाइपरटेंशन होता है, प्राइमरी एंड एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड देन सेकेंडरी या सिस्टमिक हाइपरटेंशन। दो टाइप का होता है, प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन, सेकेंडरी या सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन। तो अब पढ़ेंगे हम इथियोपैथोजेनेसिस, यानी कि इथियोपैथ कैसे ये एराइज होता है, कैसे हमारी बॉडी में ये डेवलप होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी हाइपरटेंशन seen as the common type of the hypertension arises due to the increased peripheral resistance or external factor in the absence of any underlying disease। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन कब होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन बिना किसी डिजीज, यानी कि हमारी बॉडी में अगर कोई डिजीज होती है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर में इंक्रीज हो सकता है। तो अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है और हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो किसके कारण हो सकता है, जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर मान लीजिए इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारे फेवरेबल नहीं है तो हो सकता है हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाए। मीन्स क्या हुआ, कोई एक्सटर्नल फैक्टर, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा अगर हमारे बॉडी के जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम कंसिडर करेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन में। आफ्टर द लॉन्ग टर्म विदाउट एनी प्रिकॉशन इट लीड्स टू डेवलप द वेस्कुलर डैमेज, स्मॉल ब्लड वेसल्स डैमेज, सेरेब्रल हेमोरेज, रेटिनल हेमोरेज एंड रीनल फेलियर। तो अगर मान लीजिए प्राइमरी हाइपरटेंशन है, प्राइमरी हाइपरटेंशन आपको, जैसे मान लीजिए आप व्यायाम कर रहे हैं या मीन्स आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आप लोगों को पता है एक्सरसाइज के दौरान जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें हाइपरटेंशन मीन्स आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। और डेली का डेली आप ऐसा ही करते रहे, डेली का डेली अगर आप ऐसा ही करते रहे, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, वेस्कुलर डैमेज हो सकती है, स्मॉल ब्लड वेसल जो होगी वो डैमेज हो सकती है, सेरेब्रल हेमरेज भी हो सकता है और रेटिनल हेमरेज भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज करने का भी क्राइटेरिया होता है कि कितनी देर तक आपको एक्सरसाइज करना है या कितनी एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर आप लोग जिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना पड़ता होता है, यानी कि जो जिम कोऑर्डिनेटर होते हैं वो आपको पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन हर एक चीज़ बताते हैं, उसके बाद ही आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो अगर आपका जो पर्टिकुलर जो वर्क है अगर वो टाइमली नहीं हुआ, टाइमली टू टाइमली आप नहीं करेंगे, अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस होगा तो ये हाइपरटेंशन क्रिएट होगा। अगर आप अपनी शक्ति मीन्स अपने बॉडी एनर्जी के से ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज करते हो या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो हो सकता है कि हाइपरटेंशन हो सकता है। इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे लिए कितनी ज़रूरी एक्सरसाइज का कितना क्राइटेरिया हमें फॉलो करना है। देन इट वेरीज 100 mm Hg टू 250 mm Hg, इट कैन कंट्रोल बट कैन नॉट क्योर। इसमें क्या होता है कि इसका जो वैल्यू होता है वो 100 टू 250 mm Hg तक हो सकता है, लेकिन इसको इसको कंट्रोल किया जा सकता है बट नॉट क्योर। अगर ये एक बार ये अगर डेवलप हो गई है तो उसको क्योर नहीं किया जा सकता है, उसको बस कंट्रोल ही किया जा सकता है। ये ऐसा होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। देन आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन एराइजेज ड्यू टू द सम अंडरलाइंग डिसऑर्डर। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कब हमारी बॉडी में एराइजेज होगा, जब कोई हमारे अंदर डिजीज होगी तो उस कंडीशन में सेकेंडरी हाइपरटेंशन एराइज होगा। इट मे बी अकर्स ड्यूरिंग द बॉडी ऑर्गन आर नॉट वर्क प्रॉपर और इम्बैलेंस मैनर ड्यू टू एनी इंटरनल इफेक्ट और एनी इन्फेक्शन।
और ये कब हो सकता है, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शंस हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो में रुकावट आएगी या ब्लड फ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो जाएगी या ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगी। तो उस कंडीशंस में जो भी ब्लड प्रेशर में इंक्रीजमेंट होगा उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। इट इज क्योर्ड बाय ट्रीटिंग द डिजीज विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपरटेंशन। और इसे हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। क्यों क्योर कर सकते हैं, क्योंकि किसी डिजीज के द्वारा हमारे अंदर हाइपरटेंशन हुआ था, तो अगर हम उस डिजीज को क्योर कर लेते हैं तो हाइपरटेंशन की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, और इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। एग्जाम्पल, कार्डियोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, इट अराइजेज ड्यू टू द एनी आर्टेरियल ब्लॉकेज। जो हमें कार्डियोवैस्कुलर हाइपरटेंशन होता है तो वो हमारे जो हमारे कार्डियक वेसल्स हैं, कार्डियक आर्टरीज है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो उसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर हाइपरटेंशन होता है। रेनल हाइपरटेंशन, इट अराइजेज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेनल आर्टरी और इम्प्रॉपर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये कब होता है, रीनल फिल्ट्रेशन, जब आपकी किडनी अच्छी प्रकार से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगी या कोई उसमें दिक्कत आ जाती है, तब ये हाइपरटेंशन एराइजेज होता है। अगर आप किडनी से रिलेटेड जो भी चीज़ है अगर आप उसको सही कर लेते हैं या उसको करेक्ट कर लेते हैं तो आपका जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। एंडोक्राइन हाइपरटेंशन, जब ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर जब कोई ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाती है और हार्मोनल प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगती है, तब पर भी हाइपरटेंशन की कंडीशन आ सकती है। अगर हम उस इंडोक्राइन ग्लैंड को अगर सप्रेस कर देते हैं तो इस कंडीशन को सप्रेस कर देंगे तो हाइपरटेंशन की समस्या जो होगी वो दूर हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे कि प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन किसके द्वारा एराइज होता है, तो एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा होता है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो इंटरनल फैक्टर के द्वारा होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो क्यूरेबल नहीं होता है बट कंट्रोलेबल होता है, लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है कंट्रोलेबल भी होता है और क्यूरेबल दोनों होता है। तो ये कुछ एमसीक्यू पॉइंट्स बन सकते हैं आप लोगों के लिए, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आके हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रीनल फेल्योर, यानी कि अगर हाइपरटेंशन होता है तो उसके बाद क्या क्या क्लिनिकल कंडीशन आ सकती है उसके बारे में हम जानते हैं। रीनल फेल्योर, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एरिथमिया, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक, देन रेटिनल हेमरेज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर, डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एफिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग। ये सारी कंडीशन है जब किसी को हाइपरटेंशन हो सकता है तो ये सारी क्लिनिकल कंडीशन एराइजेज हो सकती हैं। अगर इसमें से कोई भी कंडीशंस आपको अगर किसी पेशेंट में देखने को मिलती है तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी यह हाइपरटेंशन के कारण यह हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मीन्स विच टाइप ऑफ ड्रग यूज टू मैनेजमेंट द हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है इस टाइम। विच ब्लॉक द कैल्शियम चैनल इन द मायोकार्डियल एंड देयर बाय रिड्यूस द कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम। सभी लोगों को पता होगा कि जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कब ज़्यादा होती है, जब कैल्शियम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा करती है। अगर हम कैल्शियम जो चैनल है, कैल्शियम जिस चैनल के थ्रू कैल्शियम इंटर कर रहा है हमारी मायोकार्डियल सेल में, अगर उसको हम ब्लॉक कर देंगे तो कैल्शियम इंटर नहीं होगा और जो हाइपरटेंशन की समस्या है वो दूर हो जाएगी। उसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, फिनाइल एल्कालामीन, देन बेंजोथायाजेपिन एंड डिहाइड्रोपाइरिडीन्स। देन वैसोडाइलेटर, रिड्यूस द ब्लड प्रेशर बाय द वैसोडाइलेशन, यानी कि वैसोडाइलेटर, जब आप वैसोडाइलेटर यूज करोगे, मान लीजिए कोई नैरोवर अगर ब्लड वेसल्स आपकी है नैरो है तो वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर वहाँ पे कोई हम वैसोडाइलेटर मेडिसिन ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसमें डायलेशन हो जाएगा, और डायलेशन होने के बाद जो ब्लड का जो फ्लो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें वैसोडाइलेटर एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, हाइड्रालाजीन, मिनॉक्सिडिल, फेनोल, डोफेन एंड डाइऑक्साइड। Diuretics causes the diuresis and reduce the ECF volume and blood volume. डाययूरेसिस कैसे वर्क करेगी, डाययूरेसिस मीन्स क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी में प्रेशर ज़्यादा है, यानी प्रेशर ज़्यादा मीन्स क्या हुआ कि जो वाटर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप उस टाइम डाययूरेसिस दे दोगे। अगर डाययूरेसिस मेडिसिन आप लेते हो तो उससे क्या होगा, यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है वो बाहर हो जाएगा, जिसकी वजह से उस पर कंट्रोल हो सकता है। Angiotensin converting enzyme inhibitor, ACE inhibitor, it reduces the blood pressure by blocking the formation of angiotensin. Then angiotensin 81 receptor blocker, example losartan, telmisartan, melavines,
वेलेसार्टन, एप्रोसार्टन, ये सारे एग्जाम्पल इसके हैं। देन सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स, कुछ सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स भी होते हैं जैसे अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, एरोटिनोलॉल, लेबिटेलॉल, कार्वेडिलॉल एंड ब्यूसिनिडोलॉल। देन अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, पैराजोसिन, डोक्साजोसिन, नेप्टोपिडिल एंड फेनॉक्सीबेंजामीन। देन बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, टीमोलॉल, ऑक्सप्रेनोलॉल, नेप्राडाइलॉल। आप लोगों को एटलीस्ट वन एग्जाम्पल याद रखने होंगे, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, मिथाइल डोपा, रिसरपिन एंड क्लोनिडीन। अगर आप इस कैटेगरी वाइज याद नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स में कुछ 2-4 एग्जाम्पल याद कर सकते हो। इसके पहले हमने पढ़ा था, इसका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में भी आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो, वैसोडाइलेटर में भी एग्जाम्पल। तो 2-2, 3-3 एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो उसको आपको उसका मैनेजमेंट के लिए आप लोगों को ड्रग तो लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये आप अपने मन से ही सोच सकते हो कि क्या करना होगा हमारे लिए, कितना कौन सी क्राइटेरिया फॉलो करनी पड़ेगी जिससे कि हाइपरटेंशन की कंडीशन ना आ सके, और आप इसको खुद लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल में, फॉलो द प्रॉपर रूटीन ऑफ द रेगुलर एक्टिविटीज, यानी लाइक वेकअप, स्लीप, नेचुरल अर्जेस जो भी है। मीन्स आपकी जो रेगुलर एक्टिविटी है, वेकअप, सोना, जागना, नेचुरल अर्जेस जो भी, यूरिनेशन, फिकल मैटर पास आउट, जो भी नित्य दिनचर्या है, आप अगर उसको फॉलो करते हो तो हाइपरटेंशन ये सारी कंडीशंस नहीं अराइजेस होगी हमारी बॉडी में। फॉलो द रेगुलर एक्सरसाइज एंड वर्कआउट, रेगुलर एक्सरसाइज और वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों को बताया मैंने कि आपकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कभी भी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो हो सकता है कि कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। एंड प्रिवेंट द फैट डिपोजिशन एंड रिमूव द एक्सेसिव फैट, तो इससे क्या होगा, एक्सेसिव फैट डिपोजिशन रिलीज हो जाएगा और एक्सेसिव फैट जो होगा वो कम हो जाएगा हमारी बॉडी में, और ब्लड वेसल्स में जो फैट डिपोजिशन होता है वो नहीं होगा। फॉलो द योगा एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन और योगा करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होता है, मेडिटेशन और योगा से जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। मेक द प्रॉपर डाइट चार्ट आफ्टर द कंसल्टिंग द स्पेशलिस्ट एंड फॉलो देम, और उसके बाद से आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो प्राइमरी हाइपरटेंशन की बीमारी है, आप प्राइमरी हाइपरटेंशन की कोई भी आप कंडीशन या सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप उसके प्रॉपर डाइटिंग चार्ट बना लें अपने स्पेशलिस्ट के द्वारा कंसल्ट करके। उस पर प्रॉपर अगर डाइटिंग चार्ट है तो उस हिसाब से अगर फूड को टेकन करते हैं आप तो उससे दूर हो सकते हैं। मेक द प्रॉपर डाइट चार्ट, देन अवॉइड द पॉल्यूटेड एरिया एंड स्पेंड द टाइम वेयर फ्रेश एयर ब्लोन, जहाँ पे फ्रेश एयर ब्लोन हो रही है, यहाँ पे जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हो, वहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल प्रचुर मात्रा में, वहाँ पे आप जाएं, और मीन्स स्मोक वगैरह से आप पॉल्यूटेड एरिया से दूर रहें। तो ये सारी कंडीशन है जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत आप लिख सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अगर आप कोई कंडीशन आपको समझ में आती है तो उसको भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। एंजाइना पेक्टोरिस, एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोरोनरी आर्टरी ऑफ द हार्ट ड्यू टू द deposition of the blockage leads to chest pain or any discomfort and ischemic in the heart muscles called as the angina pectoris। मीन्स एनी ऑब्स्ट्रक्शन, जो कोरोनरी आर्टरी होते हैं, हमारा जो हार्ट होता है उसको जो ब्लड वेसल सप्लाई करती है उसे कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। अगर उसमें किसी प्रकार का डिपोजिशन हो गया तो हमारे जो हार्ट है उसके अंदर चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट ये सारी कंडीशन आने लगेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। एंजाइना मीन्स क्या होता है, बेसिकली पेन होता है। द वर्ड एंजाइना मीन्स द टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट। मीन्स एंजाइना मीन्स होता है एक प्रकार का चेस्ट पेन होता है जो कि हमारे ब्लड में हमारे जो हार्ट है उसमें अगर किसी प्रकार से ब्लड का जो फ्लो है अगर रिड्यूस हो गया, तो अगर पेन अगर उसमें वो अराइजेज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंजाइना बोलेंगे। इट इज़ नॉट अ डिजीज, इट इज़ ओनली द कंडीशन विच अकर्स इन द हार्ट डिजीज। ये एक कंडीशन है, जो एंजाइना वो एक कंडीशन है, वो एक मीन्स पेन की तरह एक कंडीशन है जो कि हार्ट डिजीज होने पे हमें क्या होती है, अपीयर होती है। मेडिकल कंडीशन सच एज द एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स टू बिकम नैरो। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल फैटी इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। देन क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाती है, दियर बाय डिक्रीजिंग द फ्लो ऑफ द ब्लड, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने के कारण
रेड्यूस होने के कारण उसमें क्या होता है, वर्क को बहुत ज़्यादा मीन्स हार्ट को बहुत ज़्यादा ही वर्क करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर जो ब्लड हार्ट द सच कंडीशन रिक्वायर द हार्ट टू वर्क हार्डर देयर बाय कॉजिंग एंजाइना पेक्टोरिस। अगर मान लीजिए जो हार्ट को सप्लाई दे रही है, जो भी आर्टरी है हार्ट को सप्लाई दे रही है, अगर उसमें कोई डेफिशिएशन हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो वर्क को ज़्यादा एफर्ट लगाना हार्ट को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, हार्ट को ज़्यादा एफर्ट लगाने पर जिसकी वजह से क्या होगा, पेन एराइजेस होने लगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना एंड वेरिएंट एंजाइना। डिपोजिशन ऑफ द फैटी मटेरियल इन द इनर वॉल ऑफ द कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस से क्या बोलते हैं, स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। अनस्टेबल एंजाइना, एनी डैमेज इन द कोरोनरी आर्टरी कॉजिंग द ब्लड क्लॉट एंड प्रोसियर ब्लॉकेज इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस विद क्लॉट। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, कोई भी कोरोनरी आर्टरी में कोई भी डैमेज हो जाता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। वेरिएंट एंजाइना, वेरिएशन इन द कोरोनरी आर्टरी डायमीटर बाय एनी कंडीशन लीड्स टू वेरिएंट एंजाइना आल्सो कॉल्ड एज द कोरोनरी स्पाज। अगर मान लीजिए कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी में कोई डायमीटर, उसके डायमीटर में अगर कोई कंडीशन चेंजेज हो गया, डायमीटर में कोई रेड्यूस हो गया, या तो डायमीटर रेड्यूस हो गया या डायमीटर इंक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन में को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंट एंजाइना बोलते हैं। इट इज यूजुअली रेयर एंड टिपिकली अकर्स इन द यंगर पेशेंट हु हैव अदर प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन। ये क्या होता है, बहुत रेयर कंडीशन होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज से रिलेटेड, यानी कि कोई भी पेशेंट अगर हार्ट रिलेटेड डिजीज से हार्ट डिजीज पहले कभी हुआ होगा तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वेरिएंट एंजाइना। Then myocardial infarction. It is also called as the heart attack or the myocardial necrosis. It is the critical condition arises due to the myocardial tissue death due to lack of the blood supply. Myocardial disease में क्या होता है, myocardial disease में जो होता है, हार्ट को जो सप्लाई जाने वाली है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। हार्ट को जो सप्लाई मिलनी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और जैसे ही हार्ट की जो सप्लाई रिड्यूस होती है तो जो हार्ट के टिश्यूज होते हैं वो इन द अब्सेंस ऑफ द ब्लड सप्लाई वो क्या होने लगते हैं, डेथ, उनकी टिश्यूज की डेथ होने लगी है, और उसी को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। इट इज बिगिन व्हेन अ ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन अकर इन द आर्टरी। ये कब होगा, जब आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी, ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं जाएंगे, और जब ये सारी चीज़ें नहीं जाएगी तो जो टिश्यू होगा वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और उसे क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन बोलेंगे। स्टेजेज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। टाइप 1 मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, स्पॉन्टेनियस मायोकार्डियल ड्यू टू द रप्चर एंड डैमेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। कभी भी कोरोनरी आर्टरी डैमेज हो गई या उसमें क्या होता है, डैमेज होने के कारण क्या होता है, टाइप 1 मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। टाइप 2 मायोकार्डियल इन्फेक्शन अपीयर ड्यू टू आइदर इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड और डिक्रीज ब्लड फ्लो। ये कब होता है, अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर मान लीजिए कि आर्टरी में जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो गई या ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, टाइप 2 मायोकार्डियल इन्फेक्शन। टाइप 3 ड्यू टू द स्टार्टिंग मायोकार्डियल नेक्रोसिस, जब टिश्यू डेथ स्टार्ट होने लगता है, जब टिश्यू की डेथ स्टार्ट होने लगती है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो गई और वहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो गया, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे टाइप 3 मायोकार्डियल इन्फेक्शन। टाइप 4 ड्यू टू द thrombotic occlusion of the coronary stent. Then type 5 myocardial infarction associated with the cardiac surgery. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एंजाइना पेक्टोरिस से कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशन एराइजेज होगी। चेस्ट पेन, डिस्निया, फटीकनेस, एरिथेमिया, इंक्रीज्ड स्वेटिंग, वीकनेस, नोजिया, एंजाइटी एंड पाल्पिटेशन। ठीक है, ये सारी कंडीशन एराइजेस होने लगेगी। देन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, बीटा ब्लॉकर, मेटोप्रोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, एटिनोलॉल, एल्प्रेनोलॉल। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, नेक्रोनाडिल, चैनल कैल्शियम ब्लॉकर, एम्लोडिपिन, वेरापामिल, माइफेप्रेविल, बिवानिटोलॉल, डाइटिजाजेम, नाइट्रेडिपिन। नाइट्रेट्स में लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स, आइसोसॉर्बाइड नाइट्राइनेट्रेट, मोलसिडोमाइन। शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स में नाइट्रोग्लिसरीन, एरिथ्रिटिल टेट्रानाइट्रेट। अदर ड्रग्स में ऑक्सीफेड्रिन, इवाब्राडिन, ट्राइमेटाजिडिन,
डाइपायराडामोल एसिडाइसिन। तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट वन एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। एटलीस्ट वन एग्जाम्पल तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए वहाँ पे लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो सेम एज जैसे हमने हाइपरटेंशन में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ा है, सेम वही मैनेजमेंट है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और आपके द्वारा अगर कुछ और भी ऐड करना हो तो आप उसमें ऐड करके उसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरलिपिडेमिया। लिपिड इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल कंपोनेंट रिक्वायर्ड इन द ऑप्टिमम मेजर फॉर आवर डाइट। लिपिड क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और लेकिन उसकी क्या है, प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए। When the lipid or fat cholesterol level in optimum level then accumulate in the blood vessel and increase the viscosity of the blood and leads to many organ blockage like disease। तो क्या होता है, अगर लिपिड का जो कंसंट्रेशन है या लिपिड की जो मात्रा हमारी बॉडी में अगर बढ़ जाती है तो वो हमारे ब्लड लेवल को क्या बना देता है, थिक बना देता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड ईजिली हमारे ब्लड वेसल में एक्यूमुलेट होने लगता है, और जो उसका फैट होता है वो ईजिली एक्यूमुलेट होने लगता है और डिजीज एराइजेस होने लगती है। कोलेस्ट्रॉल इज द organic molecule, a type of lipid which are essential component for the cell. When their level are increased in the blood, then it accumulate or the passively flow in blood vessel depend upon their density। तो डेंसिटी के हिसाब से वर्क करना है। और जैसे मान लीजिए ब्लड देन एक्यूमुलेट पैसिवली फ्लो द ब्लड वेसल डिपेंड अपॉन देयर डेंसिटी। जब कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा हमारी बॉडी में इंक्रीज होने लगेगी तो वो डेंसिटी के ऊपर, उसके लेवल की डेंसिटी मीन्स जो उससे मैचिंग डेंसिटी होगी उस पर वो वर्क करने लगेगा, और वहाँ पे क्या होने लगेगा, डिपोजिशन कॉज करने लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एथियोपैथोजेनेसिस। प्राइमरीली फैमिलियल या हेरिडिटरी हाइपरलिपिडेमिया। इट इज जेनेटिकली प्रेजेंट इन द चाइल्ड। हेरिडिटरी डिसऑर्डर इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म इंक्लूड द टे-सैक डिजीज, गॉसर डिजीज, मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडाइस्ट्रोफी, फैब्री डिजीज, रेप्सम डिजीज एटसेट्रा। इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द मेनी क्लासेस। तो उसमें भी कई क्लासेस हैं। ये प्राइमरी, फैमिलियर और हेरिडिटरी हाइपरलिपिडेमिया है, और इसके अंदर भी कई सारी क्लासेस हैं। टाइप 1 काइलोमैक्रोन, टाइप 2 ए जिसमें LDL हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, एंड टाइप 2 बी LDL एंड VLDL। टाइप 3 LDL क्या होता है, ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसमें आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट है, जब आपको लिपिड बायोकेमिस्ट्री में लिपिड है उसमें आप लोगों को ये पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा ही डिटेल में वहाँ पे है, नोट्स भी है उसमें, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल दे रखा है, उसमें आप लोगों को पढ़ना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज की जो मीन्स आज की जनरेशन है उसमें ये आप लोगों को पता है हाइपरटेंशन की कंडीशन में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और आपको लिपिड में इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे आप बस इतना रखिए, LDL का मीन्स क्या होता है, तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। देन टाइप 4 VLDL, टाइप 5 VLDL एंड काइलोमैक्रोन। आप कोशिश कीजिएगा कि इसको याद कर लें, अगर नहीं याद होता है तो भी आप लोगों को लिपिड चैप्टर में भी फिर से पढ़ाया जाएगा, तो उसमें भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी या एक्वायर्ड हाइपरलिपिडेमिया। इट अकर्स आफ्टर बर्थ ड्यू टू एनी एबनॉर्मेलिटी ऑफ द डिजीज। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, हाइपरथायरॉयडिज्म, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड ड्रग यूजेज। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कोई भी नेफ्रोटिक यानी किडनी से रिलेटेड कोई भी सिंड्रोम है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, देन इस कंडीशन में हाइपर कोलेस्टेरेमिया हो सकता है। हाइपर ट्राइग्लाइसरीडेमिया, एल्कोहल, गाउट, क्रोनिक रेनल फेलियर कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसके। लेस प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, मे बी lipid or fat are not easily digested by the gastric gland, so bile juice are one of the liver secretion which are responsible for absorption of lipid. Bile juice break down the large lipid molecule into द स्मॉलर पार्टिकल। तो सभी लोगों को पता होगा कि जो बाइल जूस होता है वही हमारे लिपिड का डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर लिपिड का जो बाइल जूस का प्रोडक्शन अगर वो लेस होने लगे तो हमारी बॉडी के अंदर लिपिड का डाइजेशन ही नहीं होगा, और वो हमारी बॉडी में क्या होने लगेगी, एक्यूमुलेट होने लगेगी, तो हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन आ जाएगी। लीवर डिस्फंक्शन, अगर लीवर में कोई भी दिक्कत आ गई, लीवर में कोई भी प्रॉब्लम आनी है, देन वो एबनॉर्मलिटी काज करेगी और
वो लिपिड का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, और लिपिड का मेटाबॉलिज्म होगा नहीं तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। हाइपरलिपिडेमिया यूजुअली डज नॉट कॉज सिम्टम्स, समटाइम्स नॉर्मली सिम्टम्स इन लॉस ऑफ एपिटाइट, एरिथेमिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, आई डिसऑर्डर्स एंड वोमिटिंग, बट वेरी मच हाई लेवल ऑफ द लिपिड एट ट्राइग्लिसराइड कैन लीड्स। जब इसमें हमारी बॉडी में लेवल ऑफ लिपिड बढ़ जाएगा तब क्या हो सकता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एथेरोस्क्लेरोसिस, ज़ैंथोमा एंड पैनक्रियाटिस, ये सारी चीज़ें हो सकती है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटेराइल रिडक्टेज इनहिबिटर, इसका एग्जाम्पल है लोवास्टैटिन, सिमिवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन एंड रोजुवास्टैटिन। बाइल एसिड सिक्वेस्टेनेंट, कोलिएस्ट्राइरामीन, कोलेस्टाइपॉल, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स फाइनोबाइब्रेट एंड द बेंजाफाइब्रेट, गेमीफाइब्रोजिल एंड निकोटिनिक एसिड, ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट सेम है जो हमने पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में लिया था, उसको भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, डेली कंडीशंस होती है, डेली रेगुलर कंडीशन होती है। अगर आप इसको मेंटेन करते हो तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, आप कौन सी चीज़ें फॉलो कर सकते हो अपने अंदर, आपकी डाइट में, आपके घूमने में, या कुछ किसी भी चीज़ में आप किस तरह से आप अपने आप को फॉलो कर सकते हो, उस चीज़ों को आपको लिखना होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल में। यानी विदाउट मेडिसिन आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें उसमें लिखना पड़ता है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आप खुद लिख सकते हो, और उसमें कुछ पॉइंट मेंशन किया है हमने, आप उसको भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज एन एब्नॉर्मल कंडीशन इन्वॉल्विंग द impaired cardiac pumping. In this condition, heart is failed to pump the sufficient blood to our organ due to the less nutrient and oxygen supply to the myocardial distraction, less ability to the cardiac muscle. ये क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, जब हमारा जो हार्ट है वो हमारा हार्ट पंपिंग आर्गन है, जब उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि वो पंप नहीं कर पाता है, सफिशियंट ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और उस कंडीशन में क्या, वो कंडीशन कैसे आती है, जब कोई भी हमारी जो भी हार्ट को सप्लाई करती है आर्टरी, उसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो हमारे हार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, और अगर हमारे हार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाएंगे देन हमारा हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, और प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा तो वो ब्लड को पंप नहीं कर सकता, और ब्लड को पंप नहीं करेगा तो उस समय हमें क्या राइज होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। टाइप ऑफ हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, most common form of the heart failure, fluid may back up in your lungs causing the shortness of breath. Right sided heart failure often occurs with left sided heart failure. Failure may back up into your abdomen, legs and feet causing the swelling. Next, systolic heart failure, the left ventricle cannot contract vigorously indicating a pumping problem. सिस्टोलिक में क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर में ब्लड क्या करता है, पंप करता है, यानी कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिस्टोलिक के लिए, और वही क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करता है, तो ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है। तो अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर उसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलेंगे। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, द लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट रिलैक्स और फील फुल्ली इंडिकेटिंग द फीलिंग प्रॉब्लम। तो डायस्टोलिक फेलियर का मीन्स क्या होता है, जो हमारा राइट एट्रियल्स होता है वो क्या होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है फीलिंग के लिए। अगर उसकी जो फीलिंग हो रही है वो अच्छे प्रकार से नहीं हो पाती है देन ये डिफेक्ट आ सकता है। कंजेस्टिव हार्ट डिफेक्ट may be diagnosed before birth, right after birth, during childhood and until adulthood. Then etiopathogenesis, coronary artery disease. It is the major cause for the heart disease. The usually cause are the build of the plug. This cause coronary arteries the narrow limiting blood flow to the heart. तो मेन कॉज क्या हुआ कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ज़्यादा हो गया या किसी कारणवश वो ब्लॉक हो गई देन कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या हो सकती है, एराइजेज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज। वन ऑफ द कॉज ऑफ द हार्ट डिजीज, इट मे बी द कंजेनाइटल आर एक्वायर्ड। हार्ट वाल्व डिजीज, अगर हार्ट वाल्व डिजीज भी हो सकती है। वाल्व आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ब्लड, कॉमन वाल्व, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, pulmonary, aortic valve. When the coordination of these valves disturbed then it leads to the disease.
जब इसमें वॉल्व के कारण ही क्या होता है, रेगुलेट होता है, हमारे ब्लड का फ्लो जो होता है वो वॉल्व्स के द्वारा ही रेगुलेट होता है। अगर वॉल्व ना रहे तो जो रेगुलेशन है ब्लड का वो नहीं हो पाएगा। तो अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज हो सकती है। अल्कोहल या कोकेन एब्यूज। अल्कोहल हैज अ वैरायटी ऑफ शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हार्ट। When you drink some things, your blood pressure increase and your pulse rate quickness। जब आप कोई ड्रिंकिंग मीन्स ड्रिंक करते हैं, जब आप ड्रिंकिंग व्हेन यू ड्रिंक समथिंग, जब आप समथिंग ड्रिंक करते हैं, समथिंग्स मीन्स क्या, एल्कोहल से ज़्यादा हम रिलेट करेंगे, तो उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाती है। देन हाइपरटेंशन एज एलिवेटेड हार्ट रेट एंड ग्रेटर चांस ऑफ द इरेगुलर हार्ट बीट एज ऑल द इफेक्ट ऑफ द ड्रिंकिंग। और ड्रिंकिंग से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाना, ग्रेटर चांस ऑफ द इरेगुलर हार्ट बीट यानी हार्ट बीट का इरेगुलर हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या करती है, एराइज करती है क्या, कंजेस्टिव हार्ट फ्लेयर को। टू मच एल्कोहल कैन लीड्स टू एन एक्युमुलेशन ऑफ एलडीएल और पुअर कोलेस्टेरॉल। मीन्स क्या होता है, अगर आप ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन करते हो तो एलडीएल, जो एलडीएल का एक्युमुलेशन होता है बॉडी में, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। आप लोगों को लिपिड चैप्टर में इसको बारे में बताया जाएगा कि जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो उसको क्या होने लगता है, एक्युमुलेट होने लगता है हमारी बॉडी में। जब एक्युमुलेट होने लगता है तो वो हार्ट डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम एराइज करता है। Then pregnancy, during the pregnancy anemic condition is abnormal, so deficiency of iron, anemic blood cells production is obstructed and leads to the many types of disease like the heart disease। एनीमिया कंडीशन मीन्स क्या हुआ, सॉरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, फीमेल बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। फीमेल की बॉडी में अगर आयरन की कमी होती है तो उसमें क्या होता है, ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो रेड्यूस हो जाता है। अगर ब्लड सेल का प्रोडक्शन रेड्यूस हो जाएगा तो वो ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज में भी कॉज हो सकता है। एक कॉमन इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू भी हार्ट डिजीज हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर न्यूट्रिशन की सप्लाई जो है हमारी बॉडी को प्रॉपर नहीं पहुंचेगी तो उसकी कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हमें हार्ट डिजीज होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्यू टू द मैनिफेस्टेशन मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोनल सिक्रिएशन, जो मीन्स जब हमें हार्मोनल का सिक्रिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर उस समय हार्मोनल सिक्रिएशन अच्छे से नहीं होता है तो भी हार्ट डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और क्लिनिकल कौन कौन से कंडीशन एराइजेज होंगे ड्यूरिंग द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो उसका एग्जांपल है टैकीकार्डिया, ओइडीमा, सोलिंग इन द एंकल्स, लेग एंड एब्डोमिनल, देन मसल वास्टनिंग, देन क्रिप्टेशंस आर बीजिंग सन, देन थर्ड हार्ट साउंड, हिपैटोमेगाली, पल्स अल्टेरेशन, इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन कॉमन सिम्टम्स अकर साइनोसिस, पुअर वेट गेन, recurrent lung infection, inability to exercise, fast breathing and poor feeding। Then pharmacological management, channel calcium channel blocker, example benzodiazepine and dihydropyridines, आप लोगों को पता है। vasodilator, minoxidil, नाइट्रोप्रोसाइड, डाइऑक्साइड, कोई भी आप एक दो एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। डायूरेटिक्स भी आप याद रख सकते हैं। एंजियोटेंसिनोजन, देन एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर, लोसार्टन, टर्मिसार्टन, देन सिंपैथेटिक इनहिबिटर, अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एटिनोलॉल, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर पैराजोसिन, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एटिनोलॉल, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक मिथाइल डोपा। देन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो भी चीज़ें हैं अदर देन मेडिसिन, आपको रेगुलेट करने के लिए जो भी चीज़ें कर सकते हैं उसी को हम क्या करते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कहते हैं। तो एक बार चलिए डिस्कस कर लेते हैं फिर से। फॉलो द प्रॉपर रूटीन, अब जो भी आपकी रेगुलर एक्टिविटी अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो हार्ट डिजीज से आप दूर रहेंगे। सेकेंड, रेगुलर एक्सरसाइज एंड वर्कआउट, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और वर्कआउट कीजिए अकॉर्डिंग टू अवर कैपेसिटी, देन आप प्रिवेंट हो सकते हैं हार्ट डिजीज से। देन फॉलो योगा एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन और योगा फॉलो करने से जो ऑक्सीजन का लेवल है वो हमारी बॉडी में मेंटेन रहेगा, जिससे वो हेल्प मिलेगी हमें क्या हो, हार्ट डिजीज से रोकने के लिए। मेक द प्रॉपर डाइट चार्ट, प्रॉपर डाइट चार्ट बनाइए, उसके हिसाब से आप उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद भी आप हार्ट डिजीज से दूर हो सकते हैं। अवॉइड द पॉल्यूटेड एरिया एंड स्पेंड द टाइम वेयर फ्रेश एयर ब्लो, मीन्स पॉल्यूटेड एरिया को अवॉइड कीजिए और फ्रेश एयर जहाँ पे चल रही हो वहाँ पे आप उसको विजिट करने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो आप एक्टिविटी अगर फॉलो करते हो तो आप कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बहुत सारे जो क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं इससे आप बच सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना एक्टिविटी फॉलो कर सकते हैं।
कितना अपने आप को कंसंट्रेट बना सकते हैं कि आप इस सारी चीज़ों को फॉलो कर सकें, ठीक है। और हम फार्मासिस्ट हैं तो हम इसको प्रमोट करने के लिए प्रमोट करने के लिए किसको समझा सकते हैं, मीन्स आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी आप अपनी ये सारी चीज़ें सलाह दे सकते हो कि आप अपने रेगुलर नित्य काम करो, सब कुछ रेगुलर जो भी फॉलो करना है वो आप रेगुलरिटी करोगे तो आपकी जो भी है हाइपरटेंशन या कोई भी डिजीज़ है वो दूर हो सकती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। बाकी आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।